541 AI मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। लियू यीरान को इस बात पर विश्वास करना मुश्किल लगा। ये तियानई 9 नीडल्स हैं, ये किस बीमारी का इलाज नहीं कर सकती। फेंग जिक्सुआन ने सिर हिलाया। उदाहरण के लिए, कई लोग कैंसर के अंतिम चरण में हैं। हालांकि पारंपरिक चीनी चिकित्सा की ये सुई तकनीकें चमत्कारी हैं, लेकिन शरीर पर इनका केवल लाभकारी प्रभाव ही होता है, जैसे कि शरीर को नियंत्रित करना, शारीरिक शक्ति बढ़ाना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। कैंसर की सबसे उन्नत अवस्था वाले रोगियों के लिए उनके शरीर पहले से ही छेदों से भरे हुए हैं, जिनमें कैंसर कोशिकाएं व्याप्त हैं। इलाज काफी परेशानी भरा होगा। लियू यीरान ने भौहें चढ़ाईं। उन्हें कैंसर के अंतिम चरण वाले मरीजों को बाहर नहीं लाना चाहिए, है ना? वे उनका इलाज भी नहीं कर सकते। कौन जानता है, फेंग जिक्सुआन को भी थोड़ी बेबसी महसूस हुई। कैंसर की अंतिम अवस्था। जू हाओ ने एक एबालोन खाया, फिर अपना मुंह खोलकर कहा, जिक्सुआन, घबराओ मत। कुछ दिनों में मैं तुम्हें सुई लगाने की कुछ और तकनीकें सिखाऊंगा जिनसे तुम कैंसर का भी इलाज कर पाओगे। वूश। फेंग जिक्सुआन का उत्साह बढ़ गया। वह और उसकी दोनों छोटी बहनें हैरानी से जू हाओ को देख रही थीं। गुरुजी, क्या कैंसर के लिए कोई विशेष सुई तकनीक है? वह जानती थी कि इस मास्टर डिग्री का मेडिकल कौशल बेहद प्रभावशाली था। वह कोई कदम उठाने को तैयार ही नहीं था। एक बार जब वह चिकित्सा जगत में प्रवेश कर लेंगे, तो कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जू हाओ ने उदासीन भाव से मुस्कुरा दिया। क्या आप घोस्ट गेट 13 नीडल्स के बारे में जानते हैं? फेंग जिक्सुआन सोच में डूबी हुई भौहें सिकोड़ लीं। जू किंगक्सू भी सोच रही थी। यहाँ तक कि लियू यीरान को भी अब उस असामान्यता की परवाह नहीं थी। कुछ ही समय बाद जू किंगक्सू ने चमकती आंखों से कहा। उसने अविश्वास से कहा, क्या ये वही सुई तकनीक है जिसके बारे में अफवाह है कि यह लोगों को नरक के राजा से छीन लेती है? फेंग जिक्सुआन को भी याद था। घोस्ट गेट की 13 सुइयां तियानई की 9 सुइयों से भी अधिक शक्तिशाली और गहन थीं। क्या वे बहुत समय से लापता नहीं थे? क्या जू हाओ भी उन्हें जानता था? खाना खत्म होने के बाद, रेस्टोरेंट से निकलने के बाद, जू हाओ ने जू किंगक्सू और फेंग जिक्सुआन को घर छोड़ने के लिए एक मृत व्यक्ति को ढूंढा। दूसरी ओर, उसने लियू यीरान को कार में खींच लिया। गाड़ी मुख्य सड़क पर चल रही थी, उसका ढांचा थोड़ा डगमगा रहा था। 207 विवाह के धागे का उपयोग करते हुए। मेज के नीचे का दृश्य। गर्भवती भतीजी घर लौटी। खाने की मेज पर, ये जानकर कि जू हाओ वास्तव में लंबे समय से खोई हुई भूत द्वार की 13 सुइयां जानता था और उन्हें सिखाने के लिए भी तैयार था। फेंग जिक्सुआन बहुत खुश था। जू किंगक्सू की आंखें चमक उठीं। यदि वह और वरिष्ठ मार्शल सिस्टर भूत द्वार की 13 सुइयां सीख लें, उन्हें आधे महीने में पश्चिमी चिकित्सा द्वारा शुरू किए जाने वाले पारंपरिक चीनी चिकित्सा और पश्चिमी चिकित्सा के आदान प्रदान सम्मेलन से डरने की कोई बात नहीं होगी। पश्चिमी चिकित्सा एक बार फिर मुर्गी चुराने की कोशिश करेगी, लेकिन चावल खो देगी। वह लगभग अपना चेहरा उन्हें थप्पड़ मारने के लिए पेश कर रहा था। एक बार जब उनकी पारंपरिक चीनी चिकित्सा पश्चिमी चिकित्सा को पूरी तरह से हरा देगी, तो निस्संदेह पारंपरिक चीनी चिकित्सा प्रसिद्ध हो जाएगी। पारंपरिक चीनी चिकित्सा को बढ़ावा देने का सपना एक कदम और करीब आ जाएगा। दोनों छोटी बहनों ने तुरंत जू हाओ से सवाल पूछना शुरू कर दिया। आंखों में मुस्कान लिए जू हाओ ने शांत भाव से जवाब दिया। ग्रैंडमास्टर स्तर का चिकित्सा कौशल अभी भी मानव क्षेत्र के भीतर था। सीमा तियानई की 9 सुइयां थीं। कैंसर की अंतिम अवस्था में उपचार बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जू हाओ ने अपने चिकित्सा कौशल को भगवान स्तर तक उन्नत करने के लिए एक भगवान स्तरीय कौशल संवर्धन कार्ड का उपयोग किया। असल में, वह अपग्रेड करने के लिए एक उपयोगी ग्रैंडमास्टर कौशल खोजना चाहता था। लेकिन उन्होंने पाया कि यदि उसके पास मौजूद कौशल को ईश्वर स्तर तक भी उन्नत कर दिया जाए, तो भी वे उसके लिए प्रभावी नहीं होंगे। उसने बस अपने चिकित्सा कौशल को उन्नत किया। उसके पास इतनी सारी औरतें थीं, और एक लिंगर भी थी। अगर वे बीमार पड़ गईं या कुछ और हो गया तो क्या होगा? ईश्वरीय स्तर की चिकित्सा कुशलता ने उन्हें मानव शरीर के एक्यूपॉइंट्स की गहन समझ प्रदान की, जो युद्ध में उपयोगी हो सकती है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से उसकी युद्ध क्षमता में वृद्धि हुई। जू हाओ ने धारा प्रवाह भाषण दिया। टेबल के नीचे उसका हाथ रुका नहीं, वह धीरे से सहला रहा था। क्योंकि वह मेजपोश से ढकी हुई थी, इसलिए लियू यीरान ने भी मेज के करीब जाने की कोशिश की और उसने कोई असामान्य भाव नहीं दिखाया। दोनों छोटी बहनों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लियू यीरान ऐसे खा रही थी मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसके दिल में व्याप्त शर्म और आक्रोश को शब्दों में बयां करना असंभव था। उसने जू हाओ को बहुत भावनात्मक सहारा प्रदान किया
और भावनात्मक मूल्य को निखारने के लिए एक और मशीन थी। वह सू चेन थी, जो दूर से व्यंजन ऑर्डर करने वाले ग्राहक होने का नाटक कर रही थी और कभी कभी जू हाओ की मेज की ओर देख रही थी। हालांकि लियू यिरान पहले ही गिर चुकी थी। उन्होंने अपनी इस छोटी बहन से भी पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन उसे इस तरह के माहौल में जू हाओ के उत्पीड़न को सहते हुए देखकर वह अपने दिल को टूटने से नहीं रोक सका। उन्हें कैसे पता चला कि जू हाओ लियू यिरान को परेशान कर रहा था? मेजपोश ने उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए वह देख नहीं पा रहा था। जू हाओ का हाथ मेज के नीचे होने और लियू यिरान के असामान्य भाव से वह ये बात समझ गया था। धत्तेरी की सू चेन की आंखों में आग सी धधक रही थी और उसकी मुट्ठियां भींच गईं, जिससे एक चरमराहट की आवाज आई। जू हाओ छोटी बहन जू किंगशुए के पिता भी थे। फैंग जिक्सुआन भी उन्हें गुरु मानते थे। क्या पिता और शिक्षक के रूप में उनका यही व्यवहार है? उनके सामने ही जूनियर बहनों के साथ छेड़छाड़ करना। डिंग। लियू यिरान को नाराजगी महसूस हुई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 852। भोजन समाप्त हो गया। जू हाओ को छोड़कर बाकी सभी महिलाएं थोड़ी नशे में थीं। जू क्विंगशु और फैंग जिक्सुआन के गाल लाल हो गए थे। उनकी आंखें नम थीं और उनमें नशे की हल्की सी खूबसूरती झलक रही थी। इससे भूख जागृत हो जाती है। 542 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। जू हाओ ने लिंगर को तुरंत घर लाने की तीव्र इच्छा को दबा लिया। उसकी लोकप्रियता वांछित स्तर तक पहुंच चुकी थी। वह आगामी शिक्षण सत्रों के दौरान अपनी चाल चल सकता था। अब उसे चौंकाना उल्टा पड़ सकता है। वह सबसे पहले अपना गुस्सा अपनी छोटी बहन लियू यिरान पर निकालता था। जैसे ही जू हाओ कार में बैठने ही वाला था, तभी अचानक उसकी नजरों में एक आकर्षक आकृति प्रकट हुई। वह रुका। उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। रात हो चुकी थी और शंघाई की जगमगाती रोशनी से आसमान रोशन हो गया था। रात 9 बजे के बाद खरीदारी का सबसे अच्छा समय होता था। सड़कें लोगों से खचाखच भरी हुई थीं। वह मनमोहक आकृति भीड़ में छिपी हुई थी। लंबी और आकर्षक कद काठी वाली, उनके चमकीले लहराते लंबे बाल सहजता से सबका ध्यान आकर्षित करते थे। उसके होंठ स्पष्ट रूप से परिभाषित थे। उसकी विशेषताएं मनमोहक थीं और उसकी आंखों में एक दृढ़ दृष्टि थी, जो एक अटूट भावना और आत्मविश्वास को प्रकट करती थी। हालांकि वह युवा थी, लेकिन उसमें बुद्धिमत्ता और परिपक्वता की झलक थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी छाती का अतिरंजित उभार था। इससे उन्हें असीम क्षमता वाले किसी व्यक्ति को देखने का एहसास हुआ। उसका शरीर सुडौल था, फिर भी उसकी कमर हवा में लहराते हुए विलो पेड़ की तरह पतली थी। यह विरोधाभास विशेष रूप से स्पष्ट था। उसके लंबे पैर प्राकृतिक रूप से बने तोपखाने के आसनों की तरह थे। जू हाओ की आंखों में चमक आ गई। एक पारदर्शी एट्रीब्यूट इंटरफेस दिखाई दिया। चरित्र जी फिक्स यू। पहचान द राइज ऑफ द आइसबर्ग सीईओ का नायक। आकर्षण 94 अधिकतम 100। शक्ति 13 सामान्य व्यक्ति 10। संविधान 12 सामान्य व्यक्ति 10। आत्मा 15 सामान्य व्यक्ति 10। अनुकूलता 0। जू हाओ थोड़ा हैरान था। उसे लगा कि वह सिर्फ एक और महिला मुख्य किरदार है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह एक नायिका थी। नारी प्रधान उपन्यास की नायिका, भाग्य की प्रिय पुत्री। यह उनका पहली बार था जब उन्होंने इसे देखा था और वे काफी उत्सुक थे। उस आकृति को दूर जाते देख जू हाओ ने अपनी निगाहें हटा लीं। उन्होंने होंग कियांगवेई से बात की, जो उनके लिए कार का दरवाजा खोल रही थी। मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए। होंग कियांगवेई ने सिर हिलाया, अपना फोन निकाला और चुपके से लिमिटलेस के सदस्यों को सूचित किया। जब होंग कियांगवेई जू हाओ के हाथों में आई, तो वह बहुत विद्रोही थी और विरोध करना चाहती थी। लेकिन स्टार फ्यूरी पिल के नियंत्रण में उसने चाहे जितना भी विरोध किया हो, वह व्यर्थ था। जीवन और मृत्यु अब उसके नियंत्रण में नहीं थे। संघर्ष की एक अवधि के बाद होंग कियांगवेई ने प्रतिरोध करना बंद कर दिया था और धीरे धीरे जू हाओ की दासी के रूप में अपनी पहचान को स्वीकार कर रही थी। अभी कुछ ही समय पहले जू हाओ ने उसे लिमिटलेस के बारे में बताया था, जिससे उसे अपने आसपास की ताकतों को संगठित करने की अनुमति मिल सके। होंग कियांगवेई का दिल कांप उठा। रहस्यमय और शक्तिशाली संगठन लिमिटलेस, जो आधे साल में तेजी से उभरा था, वास्तव में जू हाओ द्वारा नियंत्रित था। लिमिटलेस में कई ऐसे मजबूत व्यक्तित्व वाले लोग थे जो उससे किसी भी तरह से कमजोर नहीं थे। होंग कियांगवेई का हृदय और भी अधिक विनम्र हो गया। किसी भी प्रकार के नायक के आभामंडल से बचने के लिए, जैसे कि अवसर का अचानक छीन लिया जाना या इसी तरह की कोई अन्य घटना, जू हाओ को हुआजिन पीक के उस मृत सैनिक का चित्र मिला, जिसे उसने हाल ही में बनाया था। उसने उससे उन दोनों महिलाओं को वापस ले जाने के लिए कहा।
सुरक्षा के लिहाज से जू हाओ ने हॉन कियांग वेई को भी उनके पीछे गाड़ी चलाने के लिए कहा, जब तक कि दोनों महिलाएं सुरक्षित रूप से घर नहीं पहुंच गईं। मृत सैनिक की सुरक्षा में और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई समस्या नहीं होगी, जू हाओ फिर लियू येरान के साथ घर लौट आया। अगली सुबह जू हाओ और लियू येरान एक साथ चले गए। लियू येरान बयूरो गईं और जू हाओ जू ग्रुप की ओर रवाना हो गए। वह पिछले कुछ दिनों से लिंगर और उसके शिष्य के साथ स्नेह बढ़ाने में लगा हुआ था। उन्हें कंपनी में कामकाज संभालने गए काफी समय हो गया था। संभवतः बहुत सारे दस्तावेज जमा हो गए थे। गाड़ी मुख्य सड़क पर सुचारू रूप से चल रही थी। गाड़ी चलाते समय हॉन कियांग वेई ने जू हाओ को उस महिला के बारे में जानकारी दी, जिसकी जांच करने के लिए उसने उसे कल रात कहा था। जी फिक्स्यू, महिला, 22 वर्ष की, एक साधारण परिवार में जन्म हुआ। दोनों माता पिता नियमित कर्मचारी थे और परिवार खुशहाल और सौहार्दपूर्ण था। हालांकि एक अचानक हुए बदलाव ने उसके आदर्श परिवार को तबाह कर दिया। 5 साल पहले जी फिक्स्यू ने हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और विश्वविद्यालय जीवन की ओर अग्रसर थी, लेकिन उसके माता पिता को मृत्यु के लिए विवश होना पड़ा। इसका कारण ये था कि उसने हिंगयुआन समूह के युवा मालिक मा किंग को ठुकरा दिया था, जो एक धनी दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति था और उसका पीछा कर रहा था। मा किंग को हाई स्कूल के दिनों से ही जी फिक्स्यू में दिलचस्पी थी। वह लगातार उसका पीछा करता था और लगातार उसे ठुकराया जाता था। अंततः और अधिक सहन न कर पाने पर मा किंग पूरी तरह से भड़क उठा और जी फिक्स्यू के माता पिता को धमकाने और उन पर दबाव डालने लगा। जी फिक्स्यू के माता पिता, जाहिर है, अपनी बेटी को आग के गड्ढे में गिरते हुए नहीं देखना चाहते थे और उन्होंने दृढ़ता से विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप उन दोनों की हत्या कर दी गई। जी फिक्स्यू बेहोश हो गई और न्याय के लिए मुकदमा करना चाहती थी, लेकिन मा किंग का प्रभाव बहुत अधिक था। हिंगयुआन ग्रुप एक विशाल निगम है जिसका बाजार मूल्य अरबों में है, इसलिए पुलिस को रिपोर्ट करना व्यर्थ था। तब से जी फिक्स्यू विदेश चली गईं और उन्हें पैसे की ताकत का गहरा एहसास हुआ। उन्होंने 5 साल तक लगन से विभिन्न व्यावसायिक ज्ञान का अध्ययन किया। उनकी व्यावसायिक प्रतिभा आश्चर्यजनक है। 5 साल तक उन्होंने विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हुए अपना व्यवसाय शुरू किया और शून्य से करोड़ों डॉलर की कंपनी खड़ी की। 1 महीने पहले देश लौटने के बाद उसने कई कंपनियों में आवेदन किया, जिसका असल मकसद घरेलू व्यापारिक माहौल का जायजा लेना, एक बड़ा कदम उठाना और हिंगयुआन ग्रुप से बदला लेना था। बैंग बैंग बैंग, जू हाओ की उंगलियों ने आर्मरेस्ट को हल्के से छुआ। उनकी निगाहें विचारशील थीं। माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, वे बदला लेने के लिए लौट रहे हैं। वास्तव में एक नायक का खाका। ये थोड़ा पेचीदा है। घृणा से भरी हुई, उसने पढ़ाई के साथ साथ एक कंपनी शुरू की। वह कोई भोली भाली युवती नहीं है जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके। उसके पास पैसों की कमी नहीं है, इसलिए उसका दिल जीतना आसान नहीं है। और हाँ, वह एक नायिका है जिसके पास नायक का हेलो है, जो उसकी खलनायक वाली छवि के बिल्कुल विपरीत है। उनका शत्रु होना तय है। अब और कुछ कहने को नहीं है। लेकिन जू हाओ उसे मारने के लिए अनिच्छुक था। उन्होंने जिस व्यावसायिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया, उससे निश्चित रूप से वे बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती थीं। नायक हेलो के आशीर्वाद से सैकड़ों अरबों, यहाँ तक कि खरबों भी असंभव नहीं है। जू हाओ ने सचिव के रिक्त पद के बारे में सोचा। उन्हें कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला था। यदि वह उसे कंपनी में भर्ती कर लेता है, एक गैर हस्तक्षेपकारी बॉस के रूप में वह शायद निश्चिंत रह सकता था। 543 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। कितनी अफसोस की बात है, उसका दुश्मन बनना तय है। अगर मैं उसे कंपनी में भर्ती कर लूं, तो वह किसी भी क्षण हमें धोखा दे सकती है। अगर मैं उसे प्रशिक्षित भी करूं, बदला लेने में उसकी मदद करूं और हिंगयुआन समूह को नष्ट कर दूं, वह फिर भी दुश्मन ही रहेगी। काश उसे काबू में करने के लिए एक और स्टार फ्यूरी पिल होती। ऐसा लगता है कि यह वैसे भी काम नहीं करेगा। स्टार फ्यूरी पिल का इस्तेमाल नायक के प्रभामंडल के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। जरा ठहरिए। जू हाओ को याद आया कि कुछ और भी था जिससे अनुकूलता बढ़ सकती थी। उसका मन पूरी तरह से उस प्रणाली में लीन हो गया। उसने उसे पा लिया। 1000 मील लंबी विवाह रेखा। धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति को अपने प्यार में पड़ने दें। ये प्रक्रिया सूक्ष्म है और उनकी चेतना को प्रभावित नहीं करेगी। जू हाओ ने आवश्यकताओं और प्रतिबंधों को देखा। यह विपरीत लिंग का ही होना चाहिए था और कोई अन्य प्रतिबंध नहीं थे। नायक के प्रभामंडल के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं था। जू हाओ मुस्कुराया। वह इसे आजमाएगा। उनके 2 वैवाहिक वंश थे। वह लंबे समय से उनके प्रभाव का परीक्षण करना चाहता था।
उसने सोचा कि अगर वह भविष्य में इसका इस्तेमाल लिंगर पर करे तो क्या कोई असर पड़ेगा। असल में उसने इसे जू किंगक्सू पर इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। हालांकि उसकी लोकप्रियता में तेजी से वृद्धि देखकर जब तक वह पारंपरिक चीनी चिकित्सा को बढ़ावा देने के उसके सपने को पूरा करने में उसकी मदद करता रहेगा, तब तक वह पूरी तरह से उसके पक्ष में हो जाएगी। उस पर लाल धागे का इस्तेमाल करना कुछ हद तक व्यर्थ होगा। अब एक उपयुक्त उम्मीदवार सामने आ चुका था। अपना फैसला लेने के बाद जू हाओ सोचने पर मजबूर हो गया। उसे इस महिला नायिका से कैसे मिलना चाहिए। जी फिक्स्यू बहुत बुद्धिमान थी। अपनी नफरत के कारण वह बेहद संवेदनशील थी। अगर वह अरबपति अचानक उससे संपर्क करता है तो इससे निश्चित रूप से उसके मन में संदेह पैदा होगा। फिर वह मा किंग को जी फिक्स्यू की वापसी की खबर देगा। वह मा किंग द्वारा जी फिक्स्यू के लिए मुसीबत खड़ी करने का इंतजार करेगा। फिर वह उस सुंदरता को बचाने के लिए प्रकट होता। उन्हें पता नहीं था कि कार जूस ग्रुप में घुस गई थी। जू हाओ ने अपने कार्यालय में जमा दस्तावेजों के ढेर से कुछ देर तक निपटा। कुछ ही देर बाद जिया किंगगे ने दरवाजा खटखटाया। चाचा जी, मेरा पेट अब दिखने लगा है और पिताजी मुझे वापस जाने के लिए कह रहे हैं। मुझे डर है कि जब मैं वापस आऊंगी तो उन्हें पता चल जाएगा। जू हाओ की बाहों में सिमटी हुई जिया किंगगे ने चिंता से कहा। जू हाओ ने धीरे से उसके पेट के निचले हिस्से को सहलाया। ये सचमुच थोड़ा उभरा हुआ था। शिया किंगगे कई महीनों से गर्भवती थी। इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना जरूरी था। अगर और समय बीतता और जिया किंगगे का पेट बढ़ता जाता। और उसके पिता ने फिर से दरवाजा खटखटाया। क्या उसकी मौके पर ही मौत नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो मैं आज रात आपके साथ वापस चलूंगा और आपके पिताजी को मना लूंगा। अब आपको कंपनी के कामों में व्यस्त रहने की जरूरत नहीं है। घर पर रहें और अपनी गर्भावस्था का अच्छे से ख्याल रखें और हमारे बच्चे को सुरक्षित जन्म दें। हम, जिया किंगगे ने जवाब में शर्म से गुनगुनाया। दोपहर, एक उच्च स्तरीय चाय घर में, एक आकर्षक शख्सियत जो उम्र में बूढ़ी नहीं थी लेकिन परिपक्व और बौद्धिक स्वभाव वाली थी, खिड़की के पास बैठी थी। उसने बड़े सलीके से चाय की चुस्की ली, टेबल पर रखे दस्तावेजों को पलटते हुए। ये सभी जानकारी शंघाई की प्रमुख कंपनियों से संबंधित थी, साथ ही इसमें नौकरी के आवेदन से जुड़ी कुछ जानकारी भी शामिल थी। ये जी फिक्स्यू था। वह विदेश से 1 महीने पहले ही लौटी थी। इस महीने के दौरान उसने कई कंपनियों में आवेदन किया था। उनकी आकर्षक कदकाठी और रूप रंग, साथ ही उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यताएं, परिणामस्वरूप हर बार आवेदन सफल रहे। हालांकि वह कुछ ही दिनों के काम के बाद इस्तीफा दे देगी। आखिरकार वह सैकड़ों मिलियन डॉलर की कंपनी की संस्थापक थी। बेशक वह दूसरों के लिए काम नहीं करेगी, इसके बजाय उसका एक और उद्देश्य था, घरेलू व्यापारिक वातावरण की जांच करना। जब जी फिक्स्यू सोच में डूबी अपनी भौहें सिकोड़ रही थी, तभी अचानक शोरगुल मच गया और कदमों की आहट सुनाई दी। जी फिक्स्यू ने ऊपर देखा और उस आकृति को देखा जिससे उसे बेहद नफरत थी, और वह चाहती थी कि काश वह उसे तुरंत मार डालती। मा क्विंग, वह कभी नहीं भूल पाएगी कि इस आदमी ने उसके माता पिता की मौत का कारण बना था। उसने अपनी शक्ति और धन का इस्तेमाल उसके माता पिता की मृत्यु के सच को दबाने के लिए किया, जिससे उसके पास न्याय पाने का कोई रास्ता नहीं बचा। इन सभी वर्षों में उसने लगन से पढ़ाई की थी ताकि एक दिन वह इस आदमी को इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर कर सके। अपनी नाराजगी के बीच जी फिक्स्यू के मन में यह सवाल उठने लगा। देश लौटने के बाद से वह लाइमलाइट से दूर रही थी। इस आदमी को उसके बारे में कैसे पता चला? तथापि चूंकि उसने देश लौटने का फैसला कर लिया था, इसलिए वह अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार थी और बिल्कुल भी घबराई नहीं थी। मा किंग ने सूट पहना हुआ था, एक कीमती घड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल करीने से संवारे हुए थे। वह एक सलीके से कपड़े पहने बदमाश जैसा दिखता था। उसके पीछे 2 अधीनस्थ चल रहे थे जो एक प्रभावशाली आभा बिखेर रहे थे। इस समय जी फिक्स्यू को घूरते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। जी फिक्स्यू के माता पिता की मौत का कारण बनने के बाद उसे उसके परिवार द्वारा दंडित किया गया था। उसने हंगामा शांत होने के बाद जी फिक्स्यू पर अपना हाथ आजमाने की योजना बनाई थी, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं सका। उन्हें आज सुबह जी फिक्स्यू की वापसी की खबर मिली और कुछ जांच पड़ताल के बाद वे तुरंत वहां पहुंच गए। जी फिक्स्यू को फिर से देखना, वह 5 साल पहले की तुलना में अधिक सुरुचिपूर्ण और सुंदर थी। जी फिक्स्यू, आप सचमुच वापस आ गईं। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? युवा स्वामी माँ। अपने दिल में दबी हुई हत्या की मंशा को दबाते हुए जी फिक्स्यू ने अपनी चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और उदासीनता से कहा,
माकिंग ने अपनी बाहें उठाईं और उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। फेक्स यू, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी पकड़ से नहीं बच पाओगी। अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई, मेरी प्रेमिका बन जाओ। माफ कीजिए, मेरा डेटिंग करने का कोई इरादा नहीं है। युवा स्वामी जी, कृपया चले जाए। 544 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। फिक्स्यू की भौहें और भी गहरी सिकुड़ गईं। तुम यह फैसला नहीं कर सकते। इस बार मैं तुम्हें 5 साल पहले की तरह भागने नहीं दूंगा। माकिंग ने भयावह मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरी प्रेमिका बनोगी, चाहे तुम मानो या न मानो। फिक्स्यू का चेहरा उदास हो गया। यह एक पागल आदमी था, बिल्कुल तर्कहीन। फिर भी उनकी संपत्ति अरबों डॉलर की थी, जिसके कारण उनसे निपटना मुश्किल था। दूसरों को ज्यादा परेशान मत करो। अगर मैं तुम्हें तंग करूं तो क्या हुआ? चिंता मत करो, मैं बाद में तुम्हें प्यार से सहलाऊंगा। माकिंग के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान दिखाई दी। वैसे भी उनका फिक्स्यू से पहले ही झगड़ा हो चुका था और उसने उसके माता पिता की हत्या भी कर दी थी, जिससे उनके मन में गहरी नफरत पैदा हो गई थी। लेकिन आखिरकार वह वही महिला थी जिसे वह कई वर्षों से पसंद करता था। अब जब वह इतनी खूबसूरत हो गई थी, तो उसे पहले उसका आनंद लेना था। बिना देर किए माकिंग ने अपने पीछे खड़े 2 अधीनस्थों की ओर इशारा किया। दोनों अधीनस्थ कर्मचारी आगे बढ़े और फेक्स्यू को अपने साथ ले जाने का इरादा किया। फिक्स्यू का चेहरा गंभीर था। माकिंग का रूप रंग उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक था। ऐसा नहीं था कि वह इसे संभाल नहीं सकती थी। वुश वुश, 2 महिला अंगरक्षक बगल से तेजी से निकली और दोनों अधीनस्थों को रोक दिया। ठीक उसी समय माहौल गतिरोध की स्थिति में था। वसंत ऋतु की हवा के समान कोमल आवाज गूंजी। यहाँ काफी चहल पहल रहती है। ये सब कुछ जू हाओ ने ही रचा था। माकिंग अब बेहद गुस्से में थी। वह इस बार फिक्स्यू को ढूंढने आया था, ये सोचकर कि वह उसे आसानी से अपने वश में कर लेगा और अपनी लंबे समय से संजोई हुई इच्छा को पूरा कर लेगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने 5 साल पहले किया था। फिक्स्यू स्पष्ट रूप से तैयार थी और हालात नियंत्रण से बाहर होते जा रहे थे। आवाज सुनकर माकिंग गुस्से से इधर उधर देखने लगी, मानो भड़क उठने ही वाली हो। लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को देखा, तो उसका शरीर अकड़ गया और उसका गुस्सा तुरंत शांत हो गया। उन्होंने आदरपूर्वक आवाज लगाई, अंकल जू। वह जू हाओ को कैसे नहीं जानता होगा? जू हाओ अपने पिता की ही पीढ़ी का था और वे पहले भी एक दूसरे से बातचीत कर चुके थे। उनके पिता अक्सर उन्हें सिखाने के लिए जू हाओ के कारनामों का उदाहरण देते थे। 6 महीने पहले अरबों डॉलर के बाजार मूल्य वाले जू परिवार को हेंग युआन समूह द्वारा विचार तक नहीं किया गया था। लेकिन पिछले 6 महीनों में जू परिवार के बाजार मूल्य में 10 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। अचानक यह एक ऐसी हस्ती बन गई जिसकी हेंग युआन समूह प्रशंसा करता था। जू हाओ ने फिक्स्यू के लिए विवाह का धागा बांधा था और उसी शाम वह और गर्भवती किंगगे उसके पिता से मिलने जिया परिवार आए। 208 लिंगर का व्यवहार एक गुणी पत्नी और स्नेही माँ जैसा है। मैं सचमुच अपने स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं कर रही हूँ। अहंकारी और दबंग माकिंग जू हाओ के प्रकट होते ही तुरंत विनम्र हो गया। फिक्स्यू कुछ हद तक हैरान थी। हालांकि जू हाओ को देखने के बाद उसके बारे में जानकारी उसके दिमाग में उभर आए और उसे राहत महसूस हुई। तो यह एक प्रमुख व्यक्ति थे। ये चाय घर बहुत प्रसिद्ध था और केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही सेवा प्रदान करता था। उसे जू हाओ की उपस्थिति के बारे में कोई संदेह नहीं था। क्या हो रहा है? अगर कोई शिकायत है तो आप उसे बाहर जाकर सुलझा सकते हैं। यहाँ चिल्लाना और हंगामा करना किस तरह की मर्यादा है? जू हाओ ने माकिंग की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाईं। माकिंग का दिल कस गया, यह महसूस करते हुए कि उसके शब्दों ने अभी अभी वहां चाय पी रहे जू हाओ को परेशान कर दिया था। अरबों डॉलर की संपत्ति के साथ वह अहंकारी और दबंग होने का आदी था। उन्हें यहाँ इस बड़े आदमी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसने मन ही मन अपनी बदकिस्मती को कोसा। माकिंग के पास माफी मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंकल जू, मुझे माफ कर दीजिए, यह मेरी गलती है, मैंने आपको परेशान किया। तुम्हें पता है तुमने मुझे परेशान किया है, तो तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो? जू हाओ ने जरा भी शिष्टता नहीं दिखाई। खैर, जब उसने इस महिला नायिका को जीतने का फैसला किया, तब तक वह माकिंग के परिवार को मौत की सजा सुना चुका था। मरते हुए आदमी पर शब्दों को क्यों बर्बाद करें? माकिंग ने भला ऐसे असभ्य शब्द कब सुने थे? उसे तुरंत गुस्सा आ गया। लेकिन जू हाओ की पहचान याद आते ही उसने तुरंत उस भावना को दबा दिया। अब जू परिवार शंघाई के शीर्ष दर्जे के परिवारों में से एक बन चुका था। वे उनके परिवार से बिल्कुल अतुलनीय थे।
यदि उसने दूसरे पक्ष को नाराज किया तो इससे उसके परिवार को बहुत परेशानी होगी। ये सच था कि वह अहंकारी और दबंग था, लेकिन वह इतना तो समझता ही था। आखिरकार उसके परिवार ने उसे अक्सर सिखाया था कि किसे नाराज नहीं करना चाहिए। माकिंग को गुस्सा करने की हिम्मत नहीं हुई, नहीं बोलने की हिम्मत हुई। वह अपने 2 अधीनस्थों के साथ निराश होकर चाय खाने से निकल गया। माकिंग को भगा देने के बाद जू हाओ को ऐसा लगा जैसे उसने किसी मक्खी को भगा दिया हो, और वह अपनी चाय का आनंद लेने के लिए वापस जाने की तैयारी करने लगा, पाने के लिए कड़ी कोशिश कर रहा। इस दृश्य को देखकर फिक्स्यू की आंखें झपकीं। हालांकि इस बार वह देश लौटने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। माकिंग के परिवार का बहुत अधिक प्रभाव था। माकिंग का सामना करने से पहले उसने मूल रूप से कंपनी को एक निश्चित स्तर तक विस्तारित करने की योजना बनाई थी। उसे इतनी जल्दी पकड़े जाने की उम्मीद नहीं थी। माकिंग के अहंकारी व्यक्तित्व और उसके प्रति उसके रवैये को देखते हुए वह निश्चित रूप से हर दिन मुसीबत खड़ी करने आएगा। इसके बारे में सोचते ही उसे सिरदर्द होने लगा। अहंकारी माकिंग को जू हाओ के सामने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत न करते हुए, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रूप से उसे चाचा कहते हुए देखकर फिक्स्यू की निगाहें चारों ओर दौड़ीं और उसे एक विचार आया। अगर वह जू हाओ के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकती है तो माकिंग को कुछ संकोच करना चाहिए और शांत हो जाना चाहिए, है ना? जी हाँ, वह प्रभाव उधार लेना चाहती थी। जहाँ तक जू हाओ को बहकाकर उससे बदला लेने की बात है, फिक्स्यू ने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। वह उस तरह की इंसान नहीं थी। वह अपना करियर बनाने और अपने माता पिता का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। सत्ता उधार लेने के कुछ तरीके एक अलग ही मामला थे। जू हाओ को जाते देख फिक्स्यू झट से खड़ी हो गई और उससे मिलने चली गई। उसकी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। उसने हिचकिचाते हुए आवाज लगाए, राष्ट्रपति जू हाओ कुछ देर रुका और आश्चर्य का नाटक करते हुए उसकी ओर देखा। 545 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। आप मुझे जानते हैं, कौन अभिनय नहीं कर सकता? उच्च श्रेणी के शिकारी अक्सर शिकार के रूप में प्रकट होते हैं। क्या सच में तुम है? जी फिक्स्यू बहुत उत्साहित थी। राष्ट्रपति आप मेरे आदर्श हैं। आपका उद्यमशीलता का इतिहास किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं आपसे मिलने की बहुत इच्छा रखता था, लेकिन मुझे ऐसी संयोग की उम्मीद नहीं थी। चीन लौटने से पहले जी फिक्स्यू ने देश में विभिन्न समूह कंपनियों के बारे में सभी जानकारी पढ़ ली। वह स्वाभाविक रूप से जू हाओ, इस व्यापार जगत के दिग्गज को याद नहीं करेंगी। उन्हें आदर्श कहना कुछ ज्यादा ही था। वह सचमुच जू हाओ की तरह बनना चाहती थी, ताकि आधे साल के भीतर $1 ट्रिलियन का समूह खड़ा कर सके। तब वह हिंगयुआन ग्रुप को रौंदकर अपने माता पिता का बदला ले सकेगी। अभी मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। क्या मैं राष्ट्रपति को चाय पर आमंत्रित कर सकता हूं और उनसे बातचीत कर सकता हूं? मैं वास्तव में आपका बहुत सम्मान करता हूं। जी फिक्स्यू की आंखें चमक उठी, और जब उसने जू हाओ को देखा तो वह बिल्कुल एक छोटी सी प्रशंसक की तरह लग रही थी। जू हाओ ने उदासीन भाव से मुस्कुरा दिया। इस महिला मुख्य पात्र से निपटना वाकई आसान नहीं है। उसके चेहरे के भाव बनावटी थे और उसके मुंह से एक भी सच्चा शब्द नहीं निकला। कम से कम उस खूबसूरत लड़की को बचाने वाला तो हीरो था। लेकिन उनकी लोकप्रियता में जरा भी वृद्धि नहीं हुई। जी फिक्स्यू के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उसने तुरंत जू हाओ को एक कुर्सी पर बैठाया और उसके लिए एक कप चाय डाली। जी फिक्स्यू की उत्तेजित भावनाएं थोड़ी कम हो गईं, और उसने माथे पर हाथ मारते हुए झुंझलाहट से कहा, ओह हाँ, मैं अपना परिचय देना लगभग भूल ही गई थी। मेरा नाम जी फिक्स्यू है और मैं अभी विदेश में पढ़ाई करके लौटी हूँ। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद भी उसने अपना हाथ जू हाओ की ओर बढ़ाया। नमस्ते। जू हाओ ने उससे हाथ मिलाया। जी फिक्स्यू थोड़ी सख्त हो गई। विपरीत लिंग के साथ यह उसका पहला संपर्क था। जब से उसके माता पिता को माकिंग ने उसकी वजह से मार डाला था, तब से उसने खुद को सबसे अलग कर लिया था। विपरीत लिंग के प्रति घृणा का तो जिक्र ही नहीं, लेकिन उसे उसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। इससे पहले वह जिन लोगों से मिली थी वे उच्च सामाजिक स्थिति के नहीं थे, इसलिए उसे खुद पर दबाव डालने की जरूरत नहीं थी। अब जू हाओ के सामने एक छोटी सी प्रशंसक की भूमिका में उसे हाथ मिलाना पड़ा। अचानक उसके दिल में एक अजीब सी भावना उभरी, लेकिन वह जल्दी ही गायब हो गई। जू हाओ की मुस्कान समझ से परे थी। अभी कुछ समय पहले ही वह और यह महिला नायिका 1000 मील लंबी विवाह रेखा से बंधे हुए थे, और वह सोच रहा था कि क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद जी फिक्स्यू ने बताया कि वह जू हाओ के विदेश में किए गए कारनामों के बारे में सुनकर कितनी उत्साहित थी। उन्होंने गहरी प्रशंसा व्यक्त की।
भविष्य की ओर देखते हुए वह जुहाओ की तरह ही महान उपलब्धियां हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। जुहाओ ने कुछ देर तक उसके साथ खेलना जारी रखा। उसकी मेज पर कंपनी की जानकारी और भर्ती नोटिस देखकर उसने उलझन में पूछा, मिस जी अभी अभी चीन लौटी हैं, क्या आप काम शुरू करने की योजना बना रही हैं? मैंने हाल ही में जांच पड़ताल की है और मैं अभी भी दुविधा में हूँ। मैंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि किस कंपनी के पास जाऊं। जी फिक्स्यू ने परेशान चेहरे से कहा, फिर जुहाओ की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए बोली, राष्ट्रपति जू, क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? मैं राष्ट्रपति जू के विचारों का इंतजार कर रहा हूँ। जुहाओ मुस्कुराया, खेलना चाहते हो, है ना? तो चलिए देखते हैं कि कौन किसे मात दे सकता है। मैं मिस जी की स्थिति समझता हूँ, आप बहुत काबिल हैं। आज की हमारी मुलाकात संयोगवश हुई है और मैं अब औपचारिक रूप से मिस जी को अपनी कंपनी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मिस जी, आप क्या सोचती हैं? जुहाओ की आंखों में मुस्कान थी। जी फिक्स्यू का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वह बाजार का अध्ययन करने के लिए नौकरी की तलाश कर रही थी, लेकिन उसने केवल छोटी कंपनियों पर ही ध्यान दिया था, क्योंकि वह जल्द ही इस्तीफा दे देगी। वह भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती थी। एक बार उन्होंने जू ग्रुप जैसी एक बड़ी कंपनी में प्रवेश किया और वहां उन्हें जुहाओ द्वारा आमंत्रित किया गया था। अगर वह इस्तीफा दे देती है तो इससे निश्चित रूप से दूसरा पक्ष नाराज हो जाएगा। वह पहले से ही हिंगयुआन ग्रुप के साथ जीवन मरण के संघर्ष में उलझी हुई थी। 100 अरब से अधिक के बाजार मूल्य वाले जू ग्रुप को नाराज करना उसकी इतनी बड़ी मूर्खता नहीं थी। जी फिक्स्यू ने जुहाओ की राय पूछने के लिए खुद को कोसा। उसका दिल उथल पुथल में था, लेकिन उसने हैरानी का भाव दिखाया। मैंने सुना है कि जूस ग्रुप में प्रवेश के लिए शर्तें बेहद सख्त हैं। मैं अभी विदेश से लौटा हूं और मुझे डर है कि अगर मैं कंपनी के इंटरव्यू में भी पास नहीं हो पाया तो यह मेरे लिए शर्मनाक होगा। जुहाओ उसे कैसे नजरअंदाज करने दे सकता था। उसने उदासीनता से हाथ हिलाया। मैंने कहा, हमारा मिलना तय है, तो आपको किस तरह के इंटरव्यू की जरूरत है? आप असाधारण रूप से सक्षम हैं और मैं आपके बारे में बहुत अच्छी राय रखता हूँ। सीधे कंपनी में आ जाए। मैं पहले आपके लिए मैनेजर का पद दिलवा दूंगा। बाद में आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। जी फिक्स्यू खुश हो गई और बार बार अपना सिर हिलाने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? जूस ग्रुप हमेशा से निष्पक्ष और सख्त रहा है और कंपनी में आने वाला हर व्यक्ति एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है। मेरे पास ज्यादा क्षमता नहीं है और मुझे अपने संपर्कों का सहारा लेना पड़ेगा। मुझे डर है कि कुछ लोगों की आपके बारे में राय हो सकती है। राय? किसकी राय होती है? मैं पूरे समूह का प्रभारी हूँ, इसलिए निश्चिंत होकर आइए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन गपशप करने की हिम्मत करता है। जुहाओ ने बेहद दबंग अंदाज में हाथ हिलाया। जी फिक्स्यू अवाक रह गए। वह रोना चाहती थी लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। उसने बिना किसी कारण के कंपनी का जिक्र क्यों किया? अगर वह किसी कंपनी में शामिल होना चाहती तो वह फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की शीर्ष कुछ कंपनियों में से स्वतंत्र रूप से चुनाव कर सकती थी। वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती थी, लेकिन जुहाओ ने इतना कुछ कह दिया था कि अगर वह फिर भी इनकार करती तो संदेह पैदा हो जाता। उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई और आखिरकार उसे एक समाधान मिल गया। राष्ट्रपति जू, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं फिर भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता। कृपया क्रोधित न हो, मेरा इरादा आपको मना करने का नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका आप पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कैसा रहेगा अगर मैं जूस ग्रुप में इंटरव्यू के लिए जाऊं और अगर मैं इंटरव्यू के जरिए कंपनी में शामिल हो जाऊं, तो यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी। जुहाओ के चेहरे पर थोड़ी नाखुशी झलक रही थी। मिस जी, आप बार बार टालमटोल कर रही हैं, कह रही हैं कि आप इंटरव्यू के लिए जाएंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि आप भी मुझे धोखा दे रही हों? जी फिक्स्यू ने झट से अपने हाथ हिलाए। ऐसा कैसे हो सकता है? राष्ट्रपति जू मेरे आदर्श हैं और जू ग्रुप वह कंपनी है जिसमें मैं सबसे ज्यादा शामिल होना चाहता हूं। मैं इसे कैसे टाल सकता हूं? मैं बस अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ना चाहता हूं और नहीं चाहता कि मेरी वजह से राष्ट्रपति जू पर कोई असर पड़े। मैं इंटरव्यू के लिए जरूर जाऊंगा। जुहाओ का चेहरा अजीब सा लग रहा था। समूह द्वारा फिलहाल ज्यादा पदों पर भर्ती नहीं की जा रही थी। जी फिक्स्यू के मुख्य विषय को देखते हुए अगर वह इंटरव्यू के लिए जाती है तो उसके सफल होने की संभावना बहुत अधिक है। केवल एक पद अनिश्चित था। वह सचिव थे। जी फिक्स्यू ने दूसरों की सेवा करना नहीं सीखा था, तो क्या वह जानबूझकर साक्षात्कार में असफल होने के लिए सचिव पद के लिए आवेदन करेगी? 546 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश
वह तब आपको पहले से सूचित कर देगा। धिक्कार है। एक निजी सचिव नियुक्त किया जाता है। इसके बाद दोनों ने कई व्यावसायिक मामलों पर चर्चा की। चाय खत्म करने के बाद जू हाउ जाने की तैयारी करने लगा। जी फिक्स्यू तुरंत उसके पीछे चली गई। बाहर मा किंग चाय घर से बाहर तो निकली लेकिन वहां से गई नहीं। उसने जी फिक्स्यू के बाहर आने का इंतजार करने की योजना बनाई थी। जी फिक्स्यू को जीतना उसका जुनून बन गया था। वह कई वर्षों से लापता थी और आज अचानक प्रकट हुई। वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। अंततः उसने फिक्स्यू के बाहर आने तक इंतजार किया। हालांकि उसने उसे जू हाउ के साथ चलते हुए देखा। मा किंग का चेहरा पल भर में बिगड़ गया। इस महिला का जू हाउ से क्या संबंध था? एक कार जू हाउ के सामने आकर रुक गई। ये देखकर कि वे अलग होने वाले हैं, जी फिक्स्यू ने एक बार फिर पहल करते हुए अपना हाथ बढ़ाया। उसने कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद राष्ट्रपति जू, आपके मार्गदर्शन के लिए। मुझे हमारी बातचीत से बहुत लाभ हुआ है। जू हाउ ने शरारती अंदाज में उसका हाथ हिलाया और उसकी प्रशंसा की। मैं मिस जी की क्षमताओं की भी बहुत प्रशंसा करता हूँ। कंपनी के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। जल्द ही साक्षात्कार के लिए आना न भूलें। जू हाउ कार में बैठकर चला गया। जी फिक्स्यू हवा में बिखरे बालों के साथ वहीं जड़वत खड़ी रही। वह बिना किसी स्पष्ट कारण के जू हाउ की कंपनी में जाने के लिए कैसे सहमत हो गई? उसने आह भरी। शुक्र है, ये सिर्फ एक इंटरव्यू है। उसे बस इंटरव्यू में फेल होना है। ये फिर से सिरदर्द बनने वाला है। जू हाउ का विश्वास जीतने के लिए उसने अभी अभी अपने व्यापारिक कौशल और पेशेवर ज्ञान का काफी खुलासा किया था। अगर वह इंटरव्यू खराब करने की कोशिश न करती तो ऐसी बहुत कम नौकरियां थी जो उसे नहीं मिल सकती थी। अगर वह अनजाने में इंटरव्यू में गड़बड़ कर दे और जू हाउ को पता चल जाए, वह उससे जरूर नाराज होगा। उसे वापस जाकर जूस ग्रुप में उन अच्छे पदों की जांच करनी थी जो उसे साक्षात्कार में गड़बड़ी न करने पर भी नहीं मिल सकते थे। उन्हें पेशेवर रूप से प्रासंगिक होने के साथ साथ अस्पष्ट भी नहीं होना चाहिए था। अंकल जू के साथ आपका क्या रिश्ता है? विचारों में डूबी हुई जी फिक्स्यू ने एक ऐसी आवाज सुनी जो उसे बेहद घृणित लगी। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि मा किंग उसके बगल में खड़ी है और आश्चर्य और अनिश्चितता भरी निगाहों से उसे देख रही है। अंकल जू के साथ मेरे रिश्ते का तुमसे क्या लेना देना है? जी फिक्स्यू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उन्हें अंकल जू कहकर पुकारा। वह जानती थी कि मा किंग हार नहीं मानेगी, इसलिए वह जू हाउ के साथ बाहर आई। जाने से पहले उसने उससे हाथ भी मिलाया, जिससे पता चलता है कि उनके बीच संबंध अच्छे थे। इसका उद्देश्य मा किंग को सतर्क करना और उसे लापरवाही से काम करने से रोकना था। ये प्रभाव बढ़ाने का एक छोटा सा हथकंडा मात्र था। मैं फिलहाल 5 साल पहले हुई घटना को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। बेहतर होगा कि तुम मुझसे पंगा न लो, वरना तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। कुछ अस्पष्ट अर्थ वाली बात कहने के बाद जी फिक्स्यू मुड़ी और अपने अंगरक्षकों के साथ चली गई। उसकी सुंदर ढंग से पीछे हटी हुई आकृति को देखकर मा किंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनके चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे। इससे पहले कि वह जी फिक्स्यू और जू हाउ के रिश्ते को स्पष्ट करता, वह सचमुच जी फिक्स्यू पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका। उसे डर था कि इससे जू हाउ की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई को बढ़ावा मिलेगा। वह अनिच्छुक था। जी फिक्स्यू को दोबारा देखकर उसने सोचा कि आखिरकार उसे वह मिल जाएगा जो वह चाहता था। उन्हें जू हाउ के साथ उलझने की उम्मीद नहीं थी, जिसे उकसाना उनके लिए अनुचित था। जाओ मेरे लिए जांच करो। पता लगाओ कि जी फिक्स्यू का जू हाउ के साथ वाकई कोई रिश्ता है या नहीं। अगर उसने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं उसे इसका पछतावा करवा दूंगी। मा किंग दहाड़ उठा। अगर उनके बीच कोई रिश्ता था भी, लेकिन वह गहरा नहीं था, तब भी वह जी फिक्स्यू पर डोरे डालने की कोशिश करेगा। उन्हें विश्वास था कि जू हाउ उस महिला के कारण उनके हेंग्युआन समूह का दुश्मन नहीं बनेगा, जिसके साथ उसका कोई खास रिश्ता नहीं था। शाम, जू हाउ और शिया किंगगे एक साथ उसके घर आए। लिंगर के घर लौटने की खबर सुनकर जिया के पिता की चिंता कम नहीं हुई। लिंगर काफी समय से घर नहीं आई थी। लिंगर के हाथों में गुलाब लिए हुए उसके प्रसन्न चेहरे को याद करके उसे काफी गुस्सा आया। क्लिक करें। सामने का दरवाजा बाहर से चाबी से खुला हुआ था। लिंगर और भाई जू की आकृतियां दिखाई दी। ये देखकर जिया के पिता तुरंत आगे बढ़कर उनका अभिवादन करने लगे। जब उसने देखा कि लिंगर धीरे से जू हाउ को बदलने के लिए चप्पलें निकाल रही है, तो वह थोड़ा हैरान रह गया। उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। भाई जू उम्र में और भी जवान होते जा रहे थे, 30 के दशक में, लेकिन उनमें परिपक्वता का आकर्षण झलक रहा था। लिंगेर भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी।
जब दोनों साथ साथ चलते थे तो ऐसा लगता था मानो वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। इस समय जू हाओ के लिए जूते बदलते हुए लिंगर ने एक गुणी पत्नी और स्नेही मां के व्यवहार को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। जियास के पिता ने तुरंत अपना सिर हिलाया और इस भयावह विचार को मन से दूर कर दिया। एक तो उनकी लिंगेर थी और दूसरे उनके बेहद भरोसेमंद भाई जू थे, जिन्होंने उनकी बहुत मदद की थी। उन दोनों के बीच संबंध कैसे हो सकता है? भाई जू, आपने तो मुझे बताया भी नहीं कि आप आ रहे हैं। मैं कुछ तैयारी कर लेता। जू हाओ ने अपने हाथ में माओताई का वजन किया और मुस्कुराया। आज दोपहर किंगगे ने कहा कि वह घर जा रही है और मुझे भी लगा कि भाई शिया को देखे हुए काफी समय हो गया है। चलो आज रात साथ में ड्रिंक करते हैं। तुम्हारा छोटा भाई निश्चित रूप से तुम्हारा साथ देगा। जियास के पिता ने भी तुरंत यही बात दोहराई। जू हाओ अब एक शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका था, एक अरबपति। फिर भी उनके बीच का रिश्ता उससे दूर नहीं हुआ था। वह अब भी उसे भाई कहकर पुकारता था। वह अत्यंत भावुक हो गया। अगर उसे पता होता कि उसकी लिंगर जू हाओ के बच्चे से गर्भवती है। और अक्सर शराब पीने के बाद लिंगर और जू हाओ मिलकर घर के हर कोने की खोजबीन करते थे। उसने सोचा कि वह क्या सोचेगा। अंकल जू, पापा, आप दोनों बातें कीजिए। मैं खाना बनाने के लिए रसोई में जाती हूँ। शिया के पिता का सामना करते हुए शिया किंगगे को थोड़ा अपराध बोध हुआ और उसने बहाना बनाकर वहां से भाग गई। शिया के पिता ने जू हाओ के लिए चाय बनाई और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उन्होंने फिर से लिंग एयर के बारे में बात की। रुका हुआ 547 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। उसने चिंता भरी भौहें चढ़ाते हुए कहा, भाई जू, क्या आपको याद है मैंने पिछली बार आपसे क्या कहा था? मुझे शक है कि किंगगे को एक बॉयफ्रेंड मिल गया है और मुझे चिंता है कि कहीं वह धोखा ना खा जाए। भाई जू, क्या आपने कंपनी में कुछ असामान्य देखा है? जू हाओ ने चाय की एक घूंट ली और शांत भाव से कहा, मैंने हमेशा आपकी कही हुई बात को ध्यान में रखा है। किंगगे आपकी लिंग है, यानी मेरी भतीजी। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। हालांकि मेरे अवलोकन के अनुसार किंगगे के आसपास कोई पुरुष दिखाई नहीं दिया है। व्यस्तता के कारण कुछ छूट जाने से बचने के लिए मैंने उसकी उम्र की एक लड़की को कंपनी में भर्ती कर लिया है। वे करीबी छोटी बहनें बन गई हैं और उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। मैंने उसकी छोटी बहन से पूछा और उसने पुष्टि की कि किंगगे ने अभी तक किसी के साथ डेटिंग शुरू नहीं की है। ये सुनकर जिया के पिता को गहरा सदमा लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जू हाओ उसकी लिंगर की इतनी परवाह करेगा। उसकी देखभाल करने के लिए उसने कंपनी में उसकी उम्र की एक लड़की को विशेष रूप से भर्ती किया ताकि वह उसके साथ रहे। वह बस यही सोच रहा था कि क्या जू हाओ और उसकी लिंग एयर के बीच किसी तरह का रिश्ता था। बेहद भयानक। जू हाओ के आश्वासन से जिया के पिता ने अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दिया। उस रात स्वाभाविक रूप से खूब शराब पी गई। जू हाओ ने भी शिया के पिता की बातें सुनी और तब तक शराब पीता रहा जब तक वह नशे में चूर नहीं हो गया। उसने शराब नहीं पी थी, इसलिए वह जिया परिवार के घर पर ही रुका रहा। उन्होंने शिया किंगगे के शयन कक्ष में एक शानदार रात बिताई। अगले दिन जू हाओ शेनेनोंग हॉल में अपनी शिष्या लिंगर को भूत द्वार की 13 सुइयां सिखाने आया था। इस बार जू हाओ ने हैंड ऑफ गॉड को सक्रिय किया। उसके दिल में एक अनोखी भावना उमड़ पड़ी। उनकी शिष्या फैंग जिक्सुआन उनकी बाहों में थी और शर्म से लाल हो गई, खुद पर गुस्सा हो रही थी। आखिर उसे क्या हो गया था? वह सचमुच कोई विद्रोही शिष्या नहीं थी जो अपने गुरु को बहकाने की कोशिश कर रही हो। 209 ये रिश्ता खराब नहीं हो सकता। शिष्य का प्रलोभन, शरीर को तैयार करना, पिता द्वारा पकड़े जाने का डर दूर हो गया। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए शिया किंगगे ने पूरे मन से उनकी सेवा की। अगले दिन जब शिया के पिता अभी भी नशे में थे और नींद से जागे नहीं थे, तब वे दोनों शिया परिवार को छोड़कर कंपनी चले गए। शिया किंगगे की गर्भावस्था के लक्षण पहले से ही दिखने लगे थे। वह कंपनी में और अधिक समय तक नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने काम सौंपने की व्यवस्था शुरू कर दी और छुट्टी ले ली। जू हाओ को अपनी छोटी बहन की इतनी परवाह करते देख ली युनशु को बेहद ईर्ष्या हो रही थी। वह गर्भवती होने की उत्सुकता में खुद आगे बढ़कर जू हाओ के पास गई। जू हाओ ने जी फिक्स्यू का अभिवादन किया और यह जानने की उत्सुकता जताई कि वह अपने साक्षात्कार के लिए कब आएगी। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वह जिस भी पद के लिए साक्षात्कार दें, वह आसानी से उत्तीर्ण हो जाएंगी। जू हाओ असमंजस में था। क्या ये 1000 मील लंबी विवाह रेखा अप्रभावी हो सकती है? ये बहुत लंबे समय से बंधा हुआ था। इसका कोई प्रभाव नहीं देखा गया।
ली युनशु को सिर हिलाते और काम की रिपोर्ट देते हुए सुनते हुए जुहाओ भी कंपनी के दस्तावेजों को संभाल रहा था और काफी संतुष्ट महसूस कर रहा था। शेननोंग हॉल पहले की सुनसान स्थिति की तुलना में ये दो अलग अलग दुनियाओं जैसा था। अब हॉल में लोगों की चहल पहल थी, लगातार लोग आ जा रहे थे। शेननोंग हॉल के सभी कर्मचारी बेहद व्यस्त थे, हालांकि उनमें से हर कोई खुश था और इसका आनंद ले रहा था। फैंग जिक्सुआन और जू क्विंगशू ने भी मदद की। वे कुछ गंभीर रूप से बीमार मरीजों के इलाज के लिए जिम्मेदार थे। दोनों कनिष्ठ बहनों के चिकित्सा कौशल के कारण उन्हें शरीर के एक्यूपॉइंट्स की उत्कृष्ट समझ थी, जिससे कई चिंताओं को कम करने में मदद मिली। अचानक बहुत सारे लोग शेननोंग हॉल में उमड़ पड़े। उन सभी ने फैंग जिक्सुआन के चिकित्सा कौशल को ऑनलाइन देखा था और पश्चिमी चिकित्सा से बुरी तरह धोखा खा चुके थे, इसलिए वे आजमा कर देखते हैं के रवैये के साथ आए थे। बेशक उनमें से कई लोग खबर सुनकर आए थे, जो देवी डॉक्टर के व्यवहार की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे। जब उन्होंने फैंग जिक्सुआन के साथ एक खूबसूरत जूनियर सिस्टर को देखा, दोनों छोटी बहनें एक साथ खड़ी थीं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा आकर्षण था। वे जूनियर सिस्टर्स भी थीं और उनका चिकित्सा कौशल बुरा नहीं था, जिसने अनगिनत लोगों को चौंका दिया। देवी डॉक्टर की एक और उपाधि प्रचलन में आने लगी। ऑनलाइन पोस्ट किए जाने के बाद अधिक से अधिक लोग उसकी प्रतिष्ठा जानने के लिए आने लगे। भीड़ की कृतज्ञतापूर्ण और प्रशंसा भरी निगाहों को महसूस करते हुए जू किंगक्सू बहुत खुश थी। पिछले 2 वर्षों में उसने जो चिकित्सा कौशल सीखा था वह व्यर्थ नहीं गया। हालांकि दोनों छोटी बहनें बहुत व्यस्त थीं, लेकिन जू हाओ के आगमन की खबर सुनते ही उन्होंने तुरंत उनसे मिलने का समय निकाल लिया। अभी भी एक समस्या बाकी थी, वे अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकते थे। उन्हें आधे महीने बाद पश्चिमी चिकित्सा द्वारा शुरू की गई चुनौती का सामना करने के लिए घोस्ट गेट 13 नीडल्स सीखनी होंगी। क्योंकि जू हाओ हाथ में हाथ डालकर सिखा रहे थे, इसलिए यह व्याख्यान देने जितना परेशानी भरा नहीं था। जब एक व्यक्ति को पढ़ाया जा रहा हो तो दूसरा व्यक्ति जाकर मरीजों को देखने में मदद कर सकता है। उनकी बहन जू किंगक्सू में अच्छी प्रतिभा थी, इसलिए उन्होंने पहले शुरुआत की। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद जू किंगक्सू अपनी सीनियर मार्शल सिस्टर को जगह बदलने के लिए पाकर सदमे में प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकली। वह सुई लगाने की तकनीक की गहनता में लीन थी। उसके दिल में जू हाओ के लिए थोड़ी सी प्रशंसा की भावना जागृत हुई। उन्हें सुई लगाने की ऐसी गहन तकनीक का ज्ञान था। उनकी शिक्षण शैली भी पहले से बेहतर थी, जिससे समझना आसान हो गया था। यही अंतर था ग्रैंड मास्टर और ईश्वर स्तरीय चिकित्सा कौशल के बीच। उनके शिष्य फैंग जिक्सुआन का शिक्षण शुरू हुआ। जू हाओ की आंखों में चमक आ गई। महिला मुख्य किरदार की लोकप्रियता पहले ही बढ़ चुकी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे जाने नहीं देगा। हालांकि फैंग जिक्सुआन उनका शिष्य था, वह उसका इस्तेमाल अपनी इच्छानुसार कर सकता था, लेकिन भावनात्मक रूप से अधिक महत्व प्राप्त करने के लिए उसे अपना बनाना था। जू हाओ ने अपनी चाल चली। उन्होंने अन्य महिला मुख्य किरदारों की तरह उन पर ज्यादा दबाव नहीं डाला। हैंड ऑफ गॉड के साथ हेरफेर की अधिक गुंजाइश थी। ईश्वर का हाथ सक्रिय हो गया। फैंग जिक्सुआन जू हाओ की शिक्षाओं में लीन थे। धीरे धीरे एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी, जिसने उसके विचारों को बाधित कर दिया। जू हाओ के आलिंगन की गर्माहट और हल्की मर्दाना खुशबू को महसूस करते हुए वह अपने मन को भटकने से रोक नहीं पाए। छी छी, फैंग जिक्सुआन, तुम क्या सोच रही हो? ये छोटी बहन के पिता हैं और तुम्हारे गुरु भी। क्या तुम एक विद्रोही शिष्या बनकर अपने गुरु को बहकाने की कोशिश कर रही हो? 548 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। फैंग जिक्सुआन चौंक गया। उसने उस विचार को मन से निकालने की कोशिश करते हुए तुरंत अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि हाल ही में उसे प्रभावित करने में जू हाओ की शिक्षा का ही योगदान रहा होगा, लेकिन उसे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए था। वे गुरु और शिष्य थे, उनके रिश्ते को भ्रष्ट नहीं किया जा सकता था। उस अजीब सी भावना से छुटकारा पाने के लिए फैंग जिक्सुआन ने सुई लगाने की तकनीक सीखने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन ये बेकार था। उसने अपने होंठ कसकर काट लिए। उसे अपने पैरों में थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। अचानक उसका शरीर अकड़ गया। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जू हाओ की आवाज गूंज उठी। जिक्सुआन, क्या हुआ? क्या तुम्हें कहीं अस्वस्थता महसूस हो रही है? मुझे तुम्हारी नब्ज देखनी चाहिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है स्वामी जी, मैं ठीक हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। फैंग जिक्सुआन चौंक गया और हकलाने लगा। क्या होगा अगर मास्टर उसकी नब्ज जांचे और उसकी असामान्यता का पता लगा ले?
उसने जू हाओ की प्रतिक्रिया के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया और न ही उसने इसे अपना अपमान माना। ये सब उसी की करतूत थी। वह बिना किसी कारण के इतनी बेचैनी से क्यों सोच रही थी और इधर उधर क्यों छटपटा रही थी। अतीत में यही शिक्षण पद्धति आज जैसी नहीं थी। क्या वह एक तरह से स्वामी को बहका रही थी। उफ, कितना शर्मनाक है। डिंग। फैंग जिक्सुआन शर्म से अभिभूत हो गई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 753। फैंग जिक्सुआन का पाठ सूर्यास्त के करीब समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। वे दोनों साथ साथ सीढ़ियों से नीचे उतरे। जू हाओ हमेशा की तरह शांत और संयमित था, लेकिन फैंग जिक्सुआन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वरिष्ठ बहन, आपकी पढ़ाई कैसी रही? जू किंगक्सू पास आकर उत्सुकता से पूछने लगी, फिर आह भरी। घोस्ट गेट 13 नीडल्स को सीखना तियानई 9 नीडल्स की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। फैंग जिक्सुआन अनायास ही अकड़ गई। अपनी छोटी बहन का सामना करते हुए उसे बहुत अपराधबोध महसूस हुआ। आखिरकार इस समय उसका ध्यान अपने पिता पर ही केंद्रित था। हाँ, ये काफी मुश्किल है। फैंग जिक्सुआन ने हल्के से हंसते हुए औपचारिक जवाब दिया। वरिष्ठ मार्शल सिस्टर, आप भी यही सोचती हैं, है ना? क्या हम इसे आधे महीने में सीख सकते हैं? या शायद आपको इसे अकेले ही सीखना चाहिए? अगर हम दोनों को सीखना पड़े तो काफी समय लगेगा। शेननोग हॉल के मामले में संभाल लूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जुक्विंगजू ने विचारपूर्वक सुझाव दिया। फैंग जिक्सुआन ने अपना सिर हिलाया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी प्रतिभा तुम्हारी तुलना में कमजोर है। गुरुजी के लिए केवल तुम्हें ही सिखाना अधिक उचित होगा। एक बार जब आप इसे सीख लेंगे तो शेननोग हॉल का प्रतिनिधित्व करते समय भी यही बात लागू होगी। यही उसका असली विचार था। इसके पीछे एक वजह यह भी थी कि वह अपनी बात कह नहीं सकती थी। आज जू हाओ के साथ पढ़ाई करते समय वह सहज महसूस कर रही थी और उसने ज्यादा कुछ नहीं सीखा था, और उसके कार्यों से स्वामी भी परेशान हो गए थे। फैंग जिक्सुआन सचमुच शर्मिंदा हो गया था। इसे न सीखना ही बेहतर था। अगर छोटी बहन इसे सीख भी लेती तो भी वही बात होती। नहीं, जुक्विंगजू ने इनकार कर दिया। आप शेननोग हॉल के प्रबंधक हैं और उन पश्चिमी चिकित्सकों ने आपको चुनौती दी है। अगर मैं चला जाऊं तो थप्पड़ मारने का असर काफी कम हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि आप इसे सीख लें। फैंग जिक्सुआन, आप वास्तव में काफी अच्छे इंसान हैं। मैं वास्तव में आभारी हूँ। वह अब और पढ़ना नहीं चाहती थी। उसे डर था कि अगर वह ऐसा करती रही तो क्या हो सकता है। हालांकि यह अजीब था। फैंग जिक्सुआन हमेशा से गुरुजी का आदर करते थे और दाव को महत्व देते थे। गुरुजी आकर्षक तो थे, लेकिन उनका परिवार भी था। उसकी लिंगर तो उसकी छोटी बहन थी। वह ऐसे विचार कैसे रख सकती है? फैंग जिक्सुआन ने चुपके से खुद की जांच की। वह बीमार नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि महिलाओं के जीवन में हमेशा कुछ ऐसे दिन होते हैं जब वे अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती? उस बेकाबू दृश्य के बारे में सोचते ही वह शर्म से लाल हो गई। मालिक ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, है ना? ये बहुत ही अपमानजनक था। अगर उस समय जमीन में कोई गड्ढा होता तो वह उसमें कूद जाती। उसने जल्दी ही अपनी झिझक को दूर कर लिया। फैंग जिक्सुआन ने गहरी सांस ली और कहा, किंगजू, क्या तुम हमेशा से पारंपरिक चीनी चिकित्सा को आगे बढ़ाने और समृद्ध करने का सपना नहीं देखती थी? मैं यह अवसर तुम्हें सौंप रही हूँ। जुक्विंगजू ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। मैं सीनियर सिस्टर की प्रसिद्धि कैसे छीन सकती हूँ? सीनियर सिस्टर, आप उनसे सीखिए और ज्यादा से ज्यादा मैं उनसे बाद में मुझे सिखाने के लिए कहूंगी। फैंग जिक्सुआन सचमुच रोने के कगार पर थी। जैसे ही दोनों महिलाएं मना करने ही वाली थीं, जू हाओ ने बोलना शुरू कर दिया। आप दोनों को इसे बार बार टालने की जरूरत नहीं है। चूंकि मैंने आप दोनों को अलग अलग पढ़ाने का फैसला किया है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आपको आधे महीने के भीतर पढ़ा सकता हूँ। तुम्हारी चिंताएं बेवजह हैं। क्या तुम पॉपिंग कैंडी के बारे में भूल गए हो? दोनों महिलाओं ने उस पॉपिंग कैंडी के बारे में सोचा जो सीखने की क्षमता को बढ़ा सकती है। ठीक इसी वजह से उन्होंने तियानई 9 नीडल्स को इतनी जल्दी सीख लिया और 10 दिनों से अधिक के पाठों को 3 दिनों में ही पूरा कर लिया। जू किंगक्सू की आंखें चमक उठीं। पॉपिंग कैंडी बेहद कीमती थी और जू हाओ उसे उन्हें देने के लिए तैयार थी, जिससे उसके दिल में थोड़ी सी भावना जागृत हुई। फैंग जिक्सुआन ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। अब वह थोड़ी असामान्य हो गई थी। उसका दिल बेचैन था। जू हाओ से शिक्षा प्राप्त करने के बारे में सोचते ही वह अनियंत्रित रूप से अत्यधिक सोचने लगती थी। वह आराम करना चाहती थी, लेकिन जू हाओ पहले ही बोल चुकी थी, इसलिए वह केवल सिर हिला सकती थी। उसे बस यही उम्मीद थी कि आज जैसी स्थिति दोबारा ना हो।
जुहाओ, तुमने जिक्सुआन के साथ क्या किया? एक क्रोधित आवाज सुनाई दी। स्विश स्विश स्विश। उनमें से कुछ ने आवाज की दिशा में देखा। उन्होंने देखा कि सुचेन बुरी तरह कांप रही थी और गुस्से से जुहाओ को घूर रही थी। शेननोग हॉल में अब काफी चहल पहल थी और सुचेन के पास करने के लिए कुछ खास न होने के कारण उसने भी कुछ मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी ले ली। 549 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। बस एक पल के लिए फैंग जिक्सुआन की उपेक्षा हो गई। जुहाओ ने आखिरकार अपनी चाल चलना शुरू कर दिया। अगर आप उनसे पूछें कि उन्होंने ये कैसे पता लगाया। फैंग जिक्सुआन का चेहरा अभी भी थोड़ा लाल था, उसकी आंखें नम और मंद थीं, और उसकी त्वचा पर हल्की गुलाबी चमक थी। स्पष्टतः वह शिखर पर पहुंच चुकी थी। यह जरूर कुछ ऐसा होगा जो जुहाओ ने उसके साथ किया होगा। सुचेन बेहद गुस्से में थी। उसने पहले ही एक छोटी बहन को अपना बना लिया है और वह अभी भी संतुष्ट नहीं है। वह तो वास्तव में एक और जूनियर सिस्टर के पीछे पड़ गया, दोनों जूनियर सिस्टर्स को अपने साथ ले जाना चाहता था। वह तो सरासर इंसान नहीं है। सुचेन को आखिरकार बात समझ आ गई। वह सोच रहा था कि जुहाओ इतना दयालु क्यों होगा, जिसके पास दोनों जूनियर सिस्टर्स को हर दिन एक यूपंक्चर सिखाने का समय होता है, लेकिन उसके कुछ छिपे हुए इरादे थे। सबसे पहले उन्होंने शिक्षण का उपयोग करके दोनों जूनियर सिस्टर्स को अपना बचाव कम करने के लिए प्रेरित किया। एक बार जब उनकी लोकप्रियता बढ़ जाती थी, तो वह धीरे धीरे उन्हें तब तक चिढ़ाता रहता था जब तक कि जूनियर सिस्टर्स उसके प्यार में न पड़ जाएं। उसकी योजनाएं बहुत ही जटिल थीं। सुचेन गुस्से से आग बबूला थी और ठंड से कांप रही थी। ऐसी घटना कभी नहीं होने देनी चाहिए। डिंग, सुचेन गुस्से से जल रही है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 951। सुचेन के गुस्से भरे चेहरे को देखकर ऐसा लगा मानो उसे धोखा दिया गया हो। जू किंगक्सू ने जुहाओ और सीनियर मार्शल सिस्टर को देखा। उनके चेहरे पर हैरानी का भाव था। उन दोनों ने क्या किया, वह बता नहीं सकी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। फैंग जिक्सुआन के चेहरे के भाव बदल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर ब्रदर को कुछ पता चलेगा। उसे इस बात का डर सता रहा था कि उसका और मास्टर का राज खुल जाएगा। उसके दिल में शर्म की लहर दौड़ गई। उससे भी अधिक क्रोध। सुचेन का लहजा आरोप लगाने वाला था, मानो जुहाओ ने उसके साथ कोई घिनौना काम किया हो। सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत थी। वह होश में नहीं थी, करवटें बदल रही थी और जुहाओ को बहकाने की कोशिश कर रही थी। अगर किसी से पूछताछ होनी चाहिए, तो वह उसी से होनी चाहिए। मास्टर निर्दोष थे। चिल्लाओ मत, ये मेरे गुरु हैं। सोच समझ कर बोलो। फैंग जिक्सुआन का स्वभाव सौम्य था और वह कभी क्रोधित नहीं होती थी, लेकिन उसका स्वभाव भी थोड़ा गुस्सैल था। जुहाओ उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। वह चुपचाप खड़ी होकर सुचेन द्वारा मास्टर के साथ किए जा रहे अन्याय को नहीं देख सकती थी। सुचेन पूरी तरह से अचंभित थी। उनके विचार में, हालांकि फैंग जिक्सुआन की जुहाओ के बारे में अच्छी राय थी, लेकिन बात उस हद तक नहीं पहुंची थी। उसे जुहाओ द्वारा परेशान किया गया होगा और उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की होगी। लेकिन छोटी बहन की प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा ही तीव्र थी, है ना? छोटी बहन, क्या जुहाओ तुम्हें परेशान कर रहा है, या तुम्हें कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है जो तुम नहीं करना चाहती? क्या जुहाओ सीनियर मार्शल सिस्टर को परेशान कर रहा है? जू किंगक्सू का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसकी निगाहें उन दोनों के बीच बार बार घूम रही थीं। इस समय फैंग जिक्सुआन बहुत गुस्से में थी और उसमें किसी भी प्रकार की असामान्यता के लक्षण दिखाई नहीं दिए। गुरुजी हमें सामान्य तरीके से ही पढ़ा रहे हैं। किंगशुए और मुझे भी एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है। तुम्हारे विचार बहुत ही गंदे हैं। जू क्विंगजू ने सहमति में सिर हिलाया। इस व्यक्ति को जरूर लगता होगा कि जुहाओ द्वारा उन्हें प्रत्यक्ष रूप से सिखाना उत्पीड़न था। तो क्या उसकी लिंगर को भी परेशान किया गया था? ऐसी कोई बात नहीं, वह गवाही दे सकती है। तुरंत ही सुचेन के प्रति उसकी निगाहें और भी घृणा से भर गईं। वह शायद जानती थी कि यह आदमी दूसरों की बदनामी क्यों करता है। वह हद से ज्यादा सोचने वाला इंसान था। किसी बात का जरा सा भी संकेत मिलता तो वह उसे बहुत बड़ी बात मान लेता था। फैंग जिक्सुआन की आवाज लगातार गूंजती रही। उद्धरण चिन्ह ... मेरे बड़े भाई होने के नाते मैंने अब तक आपको बर्दाश्त किया है। अगर आप इसी तरह बकवास करते रहे तो चले जाए। निष्कासन के शब्द कहना यह दर्शाता है कि वह कितनी क्रोधित थी। फैंग जिक्सुआन का रवैया दृढ़ था। सुचेन को तो ये भी आश्चर्य हुआ कि क्या उसने गलत देखा था। नहीं, ये सही नहीं है। फैंग जिक्सुआन की शक्ल सूरत को देखते हुए यह जरूर लगता है कि उसके और जुहाओ के बीच कुछ हुआ है।
चूंकि फैंग जिक्सुआन इसे स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए वह असहाय था। वह केवल दांत पीस कर चुप रह सकता था। गुस्से से भरी निगाहों की एक जोड़ी ने जू हाओ को घूर कर देखा। जू हाओ ने उदासीनता से मुस्कुराया। उन्होंने लिंगेर और उसके शिष्य को विदाई दी। मैं वापस जा रहा हूँ। मैं कल फिर आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि जिक्सुआन कल तक ठीक हो जाएगा। वूश, जू हाओ चला गया और फैंग जिक्सुआन, जो अब तक गुस्से में थी, अचानक जम गई। उसका शरीर अकड़ गया। धीरे धीरे उसके गालों पर शर्म की लाली छा गई। जू किंगक्सू ने जू हाओ की दूर जाती हुई पीठ को देखा और उस पर ध्यान नहीं दिया। सू चेन ने ये देखा और घृणा से अपने दांत पीसने लगा। उन दोनों के बीच वाकई कोई राज था, लेकिन जब फैंग जिक्सुआन ने इस मुद्दे को उठाया तो उसने इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दी? केवल एक ही संभावना थी, यानी जू हाओ का उत्पीड़न फैंग जिक्सुआन की सहमति से हुआ था, या कम से कम उसने इसका विरोध नहीं किया था। क्योंकि संबंधित पक्षों ने सहमति व्यक्त की थी, वह जू हाओ को कैसे रोक सकता था? वह जू हाओ को फैंग जिक्सुआन के पीछे जाने से नहीं रोक सका। क्या वह केवल अपनी छोटी बहन को धीरे धीरे गिरते हुए देख सकता था? सू चेन बेहद निराश हो गया। अगले दिन जू हाओ फिर आए। उन्होंने सबसे पहले अपनी शिष्या जू किंगक्सू को पढ़ाना शुरू किया। छोटी बहन के चेहरे पर हमेशा की तरह एक भाव था। वह सोच में डूबी हुई थी और 13 भूत द्वार संरचनाओं के रहस्यों पर विचार कर रही थी। उसी शिक्षण पद्धति ने जू हाओ द्वारा चीजों में हेरफेर करने की संभावना को खत्म कर दिया, इसलिए यह उसकी अपनी समस्या थी। फैंग जिक्सुआन घबराते हुए ट्रेनिंग रूम में दाखिल हुई। उसने उसका अभिवादन किया। 550 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश मालिक। उसने उसकी निगाहों से बचने की कोशिश की और जू हाओ की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। कल के शिक्षण सत्र के बाद से फैंग जिक्सुआन का दिमाग लगातार जू हाओ की छवियों से भरा हुआ था। उसे पूरी रात अच्छी नींद नहीं आई थी। उसे उम्मीद थी कि कल जो हुआ वो आज नहीं दोहराया जाएगा। जू हाओ ने उसकी ओर सिर हिलाकर सहमति दी। चलो शुरू करें। फैंग जिक्सुआन ने महसूस किया कि किसी ने उसके हाथ पकड़ रखे हैं और शिक्षण शुरू हो गया। शुरू में उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कुछ ही देर में वह अजीब सी अनुभूति उमड़ पड़ी। उसकी हरकतों ने एक बार फिर जू हाओ को मोहित कर लिया। जिक्सुआन, तुम ऐसे नहीं चल सकते। मुझे तुम्हारी जांच करनी होगी। जू हाओ ने उसकी नब्ज जांचने के लिए उसका हाथ पकड़ा। फैंग जिक्सुआन शर्म से लाल हो गई। इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि अपना सिर भी नहीं उठा पा रही थी। कुछ देर बाद जू हाओ ने उसका हाथ छोड़ दिया और आश्चर्य का नाटक किया। कोई बीमारी नहीं है, बस yin अग्नि की अधिकता है। यिन और यांग को संतुलित करने से यह समस्या हल हो जाएगी। जिक्सुआन, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? फैंग जिक्सुआन को पूरी तरह से अपमानित महसूस हुआ। नहीं नहीं। जू हाओ ने उसे देखा। वह नन्हे बाई खरगोश की तरह प्यारी लग रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक बड़ा दुष्ट भेड़िया हो जो किसी को अपराध करने के लिए उकसा रहा हो। इसलिए उसने प्यार से उसे मनाया। मैं इसे नियंत्रित करने में आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके प्रभाव के बारे में मुझे पक्का पता नहीं है। जिक्सुआन, अब तुम जवान नहीं हो और अब समय आ गया है कि तुम एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लो। फैंग जिक्सुआन इतनी शर्मिली थी कि बोल नहीं पा रही थी। व्यवहारिक शिक्षण जारी रहा। इस दौरान फैंग जिक्सुआन का विनियमन पूरा हो गया। नियम लागू होने के बाद, हालांकि वह बेहद शर्मीली थी, लेकिन वह भावना गायब हो गई। तीसरे दिन, चौथे दिन, फैंग जिक्सुआन को प्रत्येक शिक्षण सत्र के दौरान अनुशासित रहने की आदत धीरे धीरे पड़ गई। इस दिन जू हाओ ने अपने तीखे दांत दिखाए। जिक्सुआन, तुम्हारी मदद करने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हर बार यह एक कठिन अनुभव होता है। क्या तुम्हें मेरी भी मदद नहीं करनी चाहिए? अरे, मुझे क्या करना चाहिए? जू हाओ ने उसके पतले, गोरे हाथों को देखा। 5वां दिन, 6ठा दिन, इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। पॉपिंग कैंडी की मदद से भी 10 दिनों के भीतर घोस्ट गेट 13 नीडल्स को सीखना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या करें? फैंग जिक्सुआन भी थोड़ी चिंतित थी। जू हाओ ने उसकी तीखी जुबान पर गौर किया। 7वां दिन, इसे तेज करने का एक और तरीका है। फैंग जिक्सुआन ने नम आंखों से पलकें झपकाते हुए ऊपर देखा। यानी, सीखने की गति बढ़ाने के लिए आप पहले पॉपिंग कैंडी खाते हैं। 210 पतित शिष्य। विवाह के धागे का स्वर्ग विरोधी प्रभाव। पुनर्तः विजय। फैंग जिक्सुआन मुंह फुलाए, हैरान परेशान चेहरे के साथ बाथरूम से लौटी। उसका दिमाग उलझन में था। मास्टर के साथ उसका रिश्ता इस मुकाम तक कैसे पहुंचा? सबसे पहले, उसे अस्वस्थता महसूस हुई, जैसे कि उसमें यिन ऊर्जा की अधिकता हो।
उसे नियमन की आवश्यकता थी। नियमन की विधि थोड़ी विशिष्ट थी। इसमें शिक्षण के दौरान शारीरिक संपर्क शामिल था। जब तक आग बुझ नहीं गई, तब वह ठीक हो गई, लेकिन जू हाओ का गुस्सा भड़क उठा। ये सब उसी की वजह से था कि जू हाओ असहज महसूस कर रहा था। जू हाओ द्वारा उससे जिम्मेदारी लेने के लिए कहना बहुत ही उचित था। जब उसे इसकी आदत हो गई, तो जू हाओ ने उसका परीक्षण करना जारी रखा। सब कुछ का कारण बनने के अपराध बोध से प्रेरित होकर और गोस्ट गेट 13 नीडल्स को जल्दी से सीखने की चाहत में, उसने स्पष्ट रूप से जू हाओ की अत्यधिक मांगों पर सहमति जताई। आज भी फैंग जिक्सुआन खुद को धोखा दे रही थी। उसे लगा कि जू हाओ के साथ उसके रिश्ते का स्वरूप नहीं बदला है। ये तो बस आपसी सहयोग था, क्योंकि जब वे एक दूसरे को नियंत्रित कर रहे थे, तब जू हाओ ने कभी भी कोई अतिवादी हरकत नहीं की। उसके हाथ हमेशा बहुत ही सलीके से नियंत्रित थे। उसने कभी भी शरीर के किसी भी अनुचित अंग को नहीं छुआ। वह एक वेश्या की तरह व्यवहार कर रही थी, लेकिन फिर भी अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहती थी। जिक्सुआन, चलो शुरू करें। जू हाओ की मुस्कान सौम्य थी, दयालु और परोपकारी शिक्षिका लू की तरह। जो कुछ हुआ था उसे जाने बिना फैंग जिक्सुआन ने शर्माते हुए सिर हिलाया। शिक्षण कार्य शुरू हुआ। वह अजीब सी अनुभूति गायब हो गई थी। क्योंकि उसने पॉपिंग कैंडी खाई थी, इसलिए उसे सीखना आसान लगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। जू हाओ और फैंग जिक्सुआन को ऊपर से नीचे आते देख सू चेन की मुट्ठियां कसकर भींच गईं। उसकी आंखों में ऐसा भाव था मानो वह किसी को मार डालेगा। पिछले कुछ दिनों से वह असहाय होकर देख रहा था कि फैंग जिक्सुआन और जू हाओ के रिश्ते में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। उसे ऊपर जाने की अनुमति नहीं थी और खिड़कियां बंद थीं, इसलिए वह अंदर क्या हो रहा था यह नहीं देख सका। वह इतना चिंतित था कि उसने अपने कान और गाल खुजला लिए। उसे पूरा यकीन था कि जू हाओ उसकी छोटी बहन को तंग कर रहा था। उसने कई बार जू किंगक्सू से इस बारे में बात की थी, इस उम्मीद में कि वह हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। जू किंगक्सू को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जू हाओ और फैंग जिक्सुआन ने भी इसे बेहद अच्छी तरह से छिपाया था। सू चेन के अलावा किसी और ने कुछ भी गड़बड़ महसूस नहीं किया। उन्हें इसे सावधानीपूर्वक छिपाना पड़ा। फैंग जिक्सुआन अब प्रसिद्ध हो चुकी थी, विख्यात देवी चिकित्सक, अनगिनत लोगों के दिलों में बसी एक देवी। वह शेननोग हॉल की दुकानदार भी थी और पारंपरिक चीनी चिकित्सा जगत में एक प्रमुख हस्ती थी।